दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत, अभिनंदन, आभार। दोस्तों आपसे प्यार भरा निवेदन कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में साझा करें। दोस्तों हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि जो भी देश होते हैं उनकी एक खुफिया एजेंसी होती हैं जो अपने दुश्मन देशों में अपने जासूस भेजती हैं, अपने अंडरकवर एजेंट भेजती हैं और वो उन अपने दुश्मन देशों की हर वो जानकारी जानने का प्रयास करती हैं और कहीं ना कहीं वो सफल भी होते हैं। बहुत सारे मिशन उनके सफल हो जाते हैं तो बहुत सारे मिशन असफल भी हो जाते हैं। एक ऐसे ही शख्स की ये कहानी है जो अपने आप में हमेशा सक्सेस रहा, हमेशा सफल रहा। उसने अपने देश के लिए इतनी महत्वपूर्ण वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भेजी जिसकी वजह से कहते हैं कि 20 से 25 हजार जवानों की जान उनकी भेजी हुई जानकारी की वजह से बच पाई। लेकिन वो अपने ही एक अन्य साथी की गलती की वजह से पकड़ा जाता है और उसके बाद में एक लंबी यातना का दौर गुजरता है। जासूस वो एक प्रोफेशन है जो सबसे खतरनाक प्रोफेशन में गिना जाता है। यानी एक समय ऐसा होता है जब जासूस जब तक पकड़ा नहीं जाता है, पूरा देश, पूरी देश की सरकार और आपकी जासूस की जो एजेंसी है जिसने आपको भेजा है वो आपको पलक पावड़ों पर बिठा करके रखती है। जैसे ही आप पकड़े जाते हैं उसके बाद में वो सब हाथ खड़े कर देते हैं, वो आपको पहचानने तक से इनकार कर देते हैं। ये एक सच्चाई है, हर देश के जासूसों के साथ में लगभग ऐसा ही होता है। जब आपके कोई अंडरकवर एजेंट किसी दुश्मन देश में पकड़े जाएं तो आपको आपकी एजेंसी पहचानने से इनकार कर देगी। ऐसा ही होता है राजस्थान के गंगानगर में जन्मे रविंदर कौशिक के साथ में। 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र के गंगानगर जिले में इनका जन्म होता है। जन्म से ही बेहद होशियार, बेहद स्मार्ट, हर काम में एक अव्वल दर्जे की काबिलियत ये रखते थे। पिता एयरफोर्स में थे तो देशभक्ति का जो जुनून था वो बचपन से था। बचपन से देशभक्ति के ये किस्से सुनते सुनते बड़े हुए थे। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार। गंगानगर की कॉलेज से ये बीकॉम करते हैं और बीकॉम करने के बाद इनको शुरू से ही नाटक करने का शौक था, थिएटर में काम करने का शौक था, अदागिरी करने का शौक था। ये जिस रोल को करते वो रोल कहीं ना कहीं देशभक्ति से जुड़ा हुआ होता था, वो कहीं ना कहीं मिलिट्री से जुड़ा हुआ होता था। इस प्रकार के रोल इन्हें अपने थिएटर के कार्यक्रम में करना बहुत पसंद थे। ऐसे ही ये एक लखनऊ में जाते हैं, ये कोई प्रोग्राम था, थिएटरली प्रोग्राम था जिसमें अन्य देश के अन्य हिस्सों से भी बहुत से जो ये थिएटर में प्रोग्राम करने वाले कलाकार हैं वो वहाँ सम्मिलित होते हैं। अच्छा खासा प्रोग्राम था जिसमें रविंदर कौशिक भी उस प्रोग्राम में अपनी अदाकारी दिखाने के लिए जाते हैं। वहाँ पर जो वो रोल प्ले करते हैं वो रोल होता है क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में भी वार चल रहा था। 1965 का युद्ध हो चुका था, 1971 का युद्ध हो चुका था और 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो चुके थे और 1965 का जो युद्ध था वो कहीं ना कहीं भारत चीन से मात खा चुका होता है। और इस थिएटर के प्रोग्राम में रविंदर कौशिक एक इंडियन आर्मी के सोल्जर का रोल निभाते हैं जो चीनी सेना के हत्थे चढ़ जाता है। जब चीनी सेना उस पर अत्याचार करती हैं, टॉर्चर करती हैं, उसे भारतीय सेना के मूवमेंट के बारे में जानकारी लेना चाहती है तो जो रविंदर कौशिक एक भारतीय सैनिक का रोल निभा रहे थे वो इस तरह से अपने रोल में डूब चुके थे। जब ये थिएटर का प्रोग्राम चल रहा था तो वहाँ पर दर्शक दीर्घा में कुछ रो के एजेंट बैठे थे जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उसके अधिकारी बैठे थे। वो सब इस जीवंत प्रोग्राम को देख रहे थे, जीवंत इस कलाकारी को देख रहे थे। और रविंदर कौशिक का जो टैलेंट था, जो देशभक्ति का जज्बा उसके रोल में दिख रहा था, वो कहीं ना कहीं जो रो के एजेंट वहाँ थिएटर में बैठे थे उन्हें प्रभावित कर जाता है। जैसे ही थिएटर का प्रोग्राम पूरा होता है वो एजेंट रविंदर कौशिक के वहाँ आते हैं, उनसे मिलने का प्रयास करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे कहते हैं कि हम आपके इस रोल से बेहद प्रभावित हुए हैं, हमें कुछ आपसे बात करनी है। वो उनसे समय लेकर के बात करते हैं। वो उनसे कहते हैं कि क्या आप इस देशभक्ति के जज्बे को थिएटर तक ही सीमित रखना चाहते हैं या फिर रियल में आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि रविंदर कौशिक शुरू से देशभक्ति की ये किस्से कहानियाँ सुन करके बड़ा हुआ था, क्योंकि परिवार आर्मी से, फौज से जुड़ा हुआ था। तो रविंदर कौशिक के शुरू से ये था कि वो देश के लिए कुछ करें, देश के लिए कर गुजरने का जो जज्बा था
वो जन्म से था। तो रविंद्र कौशिक उन्हें कहते हैं कि मेरे लिए कोई देश के प्रति कोई सेवा हो जो मैं कर सकूं तो मैं राजी राजी करूंगा। उसके बाद में जो रो के अधिकारी होते हैं उन्हें कहते हैं कि आपको जब समय मिले तो हमें दिल्ली आकर के इस पते पर बेहद जल्द मिलिएगा। ये मुलाकात वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। रविंद्र कौशिक वापस गंगानगर आ जाते हैं और उसके बाद में रविंद्र कौशिक अपने परिवार को ये बता करके दिल्ली जाते हैं कि मेरी दिल्ली में नौकरी लग गई है और मुझे ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जाना होगा। परिवार अनुमति दे देता है। रविंद्र कौशिक दिल्ली पहुंच जाते हैं। साल था 1975 का। जब रविंद्र कौशिक दिल्ली पहुंचते हैं 2 साल की उनकी एक ट्रेनिंग होती है, लंबी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि अभिनय जिस प्रकार का रविंद्र कौशिक का रो के अधिकारियों ने देखा था, जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी होती हैं वो एक शॉर्ट टर्म के लिए अपने जासूस भेजती हैं, एक लॉन्ग टर्म के लिए अपने जासूस भेजती हैं। तो जिस प्रकार का रविंद्र कौशिक का अभिनय उन्होंने देखा तो रो के अधिकारियों ने यह तय कर लिया कि रविंद्र कौशिक को हम जहां भी भेजेंगे लॉन्ग टर्म के लिए भेजेंगे। तो रविंद्र कौशिक क्योंकि सीमावर्ती जिले से थे और पंजाब से लगता हुआ जिला था, तो अच्छी खासी पंजाबी रविंद्र कौशिक बोल लेते थे और पाकिस्तान के लगभग ज़्यादातर हिस्सों में पंजाबी ही बोली जाती है। तो ये जो पहला स्टेप था रविंद्र कौशिक का पंजाबी वाला, वो ऑटोमेटिक ही रविंद्र कौशिक इसे पार कर जाते हैं। उसके बाद में जो ट्रेनिंग होती है, रविंद्र कौशिक को उर्दू सिखाई जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग उर्दू भी बोलते हैं और उर्दू भी सीखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हिंदी से मिलती जुलती भाषा उर्दू को समझा जाता है। उसके बाद में अरबी समझाई जाती है, अरबी सिखाई जाती है, कुछ मौलानाओं को बुलाया जाता है और उनकी लगातार 2 साल तक यही ट्रेनिंग चलती है। अरबी में भी रविंद्र कौशिक, क्योंकि रविंद्र कौशिक हर एक नई चीज़ को बहुत जल्दी सीख जाते थे, उसमें रम जाते थे, इतने होशियार थे। और कहते हैं कि रविंद्र कौशिक इतने स्मार्ट थे अपने ज़माने में कि लोग उन्हें विनोद खन्ना कह करके भी पुकारते थे, क्योंकि उनकी शक्ल भी विनोद खन्ना से मिलती जुलती थी और शक्ल से बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही स्मार्ट थे। तो अगर हम ट्रेनिंग की बात पर आए तो रविंद्र कौशिक उर्दू सीख चुके थे, पंजाबी उन्हें आती थी और अरबी भी जो एक मौलानाओं की टीम थी, जो RNW के जो अधिकारी थे, जो एजेंट थे, उन्होंने उस टीम को हायर कर रखा था, जो जहां जिस देश में जिस एजेंट को भेजा जाता था तो उसको वहां की पूरी जानकारी, यानी आपको जिस देश में भेजा जा रहा है, जिस एजेंट को जिस देश में भेजा जा रहा है, उस देश की बारीक से बारीक जानकारी उस एजेंट को बताई जाती है, उस एजेंट को सिखाई जाती है। और यही काम रविंद्र कौशिक के साथ हो रहा था। रविंद्र कौशिक भाषाओं का जब निपुण हो जाते हैं, भाषाओं का ज्ञान उन्हें हो जाता है, तो उसके बाद में जो मुस्लिम रीति रिवाज हैं, मुसलमान की क्या रीति रिवाजें हैं, उन सबको रविंद्र कौशिक को समझाया जाता है। रविंद्र कौशिक को अपने जीवन में उनको कैसे जिएंगे, इन सब का प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दी जाती है। नमाज के बारे में सिखाया जाता है, नमाज कितने प्रकार की होती हैं, नमाज कब कब पढ़ी जाती हैं और यहाँ तक कि नमाज में क्या क्या पढ़ा जाता है, उन सब के बारे में पूरी की पारी, मान लो इस्लाम से जुड़ी हुई जो सारी जानकारी थी, आप समझ लीजिए कि ऐसे हो रहा था कि रविंद्र कौशिक का एक नया जन्म होने जा रहा था। रविंद्र कौशिक समझ लीजिए कि एक आने वाले सालों में मुस्लिम के भेष में, मुस्लिम के रिवाज में, नए चेहरे के रूप में, नए नाम के रूप में सामने आने वाले थे। हर प्रकार की जानकारी रविंद्र कौशिक को दे दी जाती है। पाकिस्तान की जो राजनीति है, राजनीति से जुड़े हुए जो राजनेता हैं, उनके बारे में रविंद्र कौशिक को बहुत कुछ सिखाया जाता है। किस राजनेता कौन से क्षेत्र से आते हैं, किस राजनेता की कौन से क्षेत्र में ज़्यादा अच्छी पकड़ है, ज़्यादा अच्छी पहुँच है, इस प्रकार से जो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो जानकारी होती है वो रविंद्र कौशिक को सिखाई जाती है, समझाई जाती है। यहाँ तक कि खतना तक करवाया जाता है। यानी अगर बाई चांस किसी भी एंगल से रविंद्र कौशिक ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये मुस्लिम नहीं है, उनका खतना तक करवाया जाता है कि बाई चांस अगर कोई शक के दायरे में कभी आ जाए, कोई कह दे कि ये मुस्लिम नहीं है, तो मुसलमान की जो पहचान होनी चाहिए वो रविंद्र कौशिक के अंदर हर पहचान वो होनी चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। अब समय 2 साल का हो चुका होता है और इन 2 सालों में रविंद्र कौशिक को 6 से 7 अलग अलग देशों में शॉर्ट टर्म के लिए भेजा जाता है। यानी रविंद्र कौशिक की जो जासूसी की जो काबिलियत थी उसे परखा जा रहा था, उसे और निखारा जा रहा था। रविंद्र कौशिक को 6 से 7 देशों में इन 2 सालों में ट्रेनिंग के दौरान भेजा जाता है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। और जिस अभियान पर रविंद्र कौशिक गए, RNW का जो टारगेट था
उससे कहीं ज़्यादा सफल होकर के रविंद्र कौशिक इंडिया वापस लौटे। जब हर अभियान में रविंद्र कौशिक टारगेट से ज़्यादा अचीव करके इंडिया लौट रहे थे, तो RNW के जो अधिकारी थे, जो एजेंट थे, उन्हें ये विश्वास हो चला था कि रविंद्र कौशिक एक लंबी रेस का घोड़ा है, जिसे हमें बहुत सालों तक इस देश के लिए इस बंदे को काम में लेना है। और कहीं ना कहीं ये बात सच भी थी कि रविंद्र कौशिक हर एक क्षेत्र में अपनी पूरी काबिलियत के साथ अपने पूरे योगदान को बखूबी निभाते थे। और इस कदर जो भी रविंद्र कौशिक को कहते हैं कि काम सौंप दिया जाता था, उसमें वो इस कदर डूब जाते थे कि अपने आप को भूल जाते थे, यानी इतनी लगन से उस काम को वो करते थे। अब साल आ गया था 1975 का। रविंद्र कौशिक के सारे इंडियन डॉक्यूमेंट्स नष्ट कर दिए जाते हैं, भारतीय पहचान पूरी तरह से मिटा दी जाती है। एक नई पहचान, एक नया नाम, एक नया पत्ते के साथ में रविंद्र कौशिक सामने आते हैं और उनका नाम होता है नबी अहमद साकिर, पता होता है इस्लामाबाद। उसके बाद में रविंद्र कौशिक अपने टारगेट पर निकल पड़ते हैं। रविंद्र कौशिक को जब पूरे डॉक्यूमेंट पाकिस्तान के बनवाए थे, अब हम सोचेंगे कि कैसे बनवा सकते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट, तो जो ऐसी जो खुफिया एजेंसियां होती हैं, वो ये जो काम है राशन कार्ड बनवाना, पर्ची पत्र बनवाना, आधार कार्ड बनवाना, किसी भी देश की जो खुफिया एजेंसी होती हैं उसके लिए ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। उनके लिए ये सब जो काम है वो चुटकी भर बजाने जैसा है, क्योंकि हर देश के जो दुश्मन देश के हो चाहे दोस्त देश के हो, हर देश की एजेंसी के जो एजेंट होते हैं वो एक दूसरे देशों में फैले रहते हैं। हम रोज़ सुनते हैं कि भारत में न जाने कितने ISI के एजेंट हैं वो पकड़े जाते हैं। हम रोज़ ये सुनते हैं कि ISI के स्लीपर सेल पकड़े गए, तो न जाने भारत के भी कितने हिस्सों में ISI के जो एजेंट हैं वो घूम रहे हैं, जिनकी कोई पहचान नहीं है, जिन्हें कोई जानता नहीं है, अगर जानता भी है तो उसकी जो ओरिजिनल पहचान है उससे वो वाकिफ नहीं है। तो रविंद्र कौशिक को RNW के जो एजेंट हैं वो कराची उन्हें भेज देते हैं। कराची जाने के बाद में सारी जो सहूलियत थी उन्हें वहाँ मुहैया करवा दी जाती हैं, क्योंकि रविंद्र कौशिक के जाने से पहले भी RNW के जो लोग थे वो पाकिस्तान में थे, तो उनकी तरफ से सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ उपलब्ध करवा दी जाती हैं। क्योंकि अब रविंद्र कौशिक नहीं रह गया था, बल्कि नबी अहमद साकिर बन चुके थे। नबी अहमद साकिर अब कराची जाकर के कराची यूनिवर्सिटी में लॉ में एडमिशन ले लेते हैं। उसके बाद में वो कराची यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री लेते हैं, वकील बन जाते हैं। और जैसे ही एक दिन नबी अहमद साकिर चाय की थड़ी पर बैठे हुए चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे, इतने में ही उर्दू के एक न्यूज़पेपर में जो पाकिस्तान से प्रकाशित होता था उसके एक कोने में एक जाहिरात पर उनकी नज़र जाती है, एक विज्ञापन पर उनकी नज़र जाकर के टिक जाती है। और विज्ञापन पर जब नज़र जाती है तो उस जो वो विज्ञापन था वो था पाक आर्मी के लिए, यानी पाक आर्मी में बहुत सारे बंदों की भर्ती होने जा रही थी। और जब रविंद्र कौशिक इस विज्ञापन को देखते हैं तो वो इसे एक सुनहरा अवसर मान लेते हैं, क्योंकि जिस चीज़ की जासूसी आपको किसी और के जरिए से करनी होती है आप उसी चीज़ का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि किसी भी जासूस के लिए नहीं हो सकती कि दुश्मन देश की सेना का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं, जो अपने आप में किसी भी जासूस के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इससे पहले जब लॉ की पढ़ाई रविंद्र कौशिक पूरी कर रहे थे, अपने जो सोर्स थे वो इस कदर डेवलप कर लिए थे कि जब रविंद्र कौशिक के जाने के बाद में जो जानकारी वहाँ से निकल करके भारतीय एजेंसी के पास में आने लगी, जो रॉ ने कभी सोचा नहीं था, उस प्रकार की अंदर की जानकारी रविंद्र कौशिक अपने सोर्स के जरिए निकाल रहे थे, वो भी किसी को बिना कोई शक हुए। जब रॉ के पास में ये सारे डॉक्यूमेंट पहुंचने लगे तो रॉ उस समय कहते हैं कि पाकिस्तान से हमेशा, यानी पाकिस्तान जैसे 1971 की जंग हार चुका था, 1965 की जंग उससे पहले हार चुका था, और 1971 की जो जंग पाकिस्तान हारा था क्योंकि उसने अपना पूर्वी हिस्सा है वो बांग्लादेश के रूप में सदा के लिए गुमा दिया था, तो उसके बाद में भारत के प्रति जो पाकिस्तान की दुश्मनी थी वो परवान चढ़ रही थी। वो खार खाए बैठे था कि भारत से किसी भी मौके पर ऐसा कोई मौका नहीं निकलना चाहिए जिससे कि भारत से बदला ना लिया जाए। और इसकी कड़ी में पंजाब में लगातार आतंकवाद बढ़ रहा था। पंजाब में लगातार पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI वो अपने स्लीपर सेल बढ़ा रही थी
और लगातार पाकिस्तान पंजाब में आतंकवादी भेज रहा था, जिससे कि भारत की जो आंतरिक व्यवस्था है उसको बिगाड़ा जा सके, उस डिस्टर्ब किया जा सके। लेकिन जब रविंद्र कौशिक नबी अहमद साकिर के रूप में पाकिस्तान जाता है और उसके बाद में जिस प्रकार की जानकारी, जिस प्रकार की खुफिया जानकारी रविंद्र कौशिक RNW को भेजता है, जब पाकिस्तान अपने तय प्रोग्राम के अनुसार उस हरकत को करने के लिए आता है तो उससे पहले भारतीय सेना उसका इलाज ढूंढ लिया करती थी। यानी पाकिस्तान का हर एक वो हथकंडा कहीं ना कहीं फेल होता जा रहा था और पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं ये डाउट था कि जरूर रो का कोई ना कोई व्यक्ति है हमारे आसपास, जिसकी वजह से हमारे सारे जो प्लान हैं भारत को लेकर के वो फेल होते जा रहे हैं। लेकिन उन्हें ये कतई शक नहीं था कि हमारी अंदर आर्मी में RNW का एक इंसान है जो मेजर तक की पोस्ट पर पहुंच चुका था। दोस्तों, आर्मी में शामिल होना एक बड़ी बात है और उससे भी बड़ी बात है कि आप मेजर तक की पोस्टिंग पर पहुंच जाए। जब रविंद्र कौशिक आर्मी में शामिल हो गए, ये खबर जब RNW के अधिकारियों को, RNW के एजेंटों को लगी, तो इससे बड़ी खुशी का ठिकाना उनके लिए नहीं हो सकता था। जो दुश्मन देश की जो एजेंसियां होती हैं वो उस देश की सेना से जुड़ी हुई जानकारी के लिए नहीं जाने कितने लोग आपको भेजने पड़ते हैं, उसके बाद में आपको सेना से जुड़े हुए सोर्स डेवलप करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ आप खुद उस सेना के अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिस सेना की जुड़ी हुई जानकारी आपको अपने देश की एजेंटों तक पहुंचानी है। तो अपने आप में लिए ये RNW के लिए बड़ी गर्व की बात थी, बड़ा अचीवमेंट था, भारत के लिए बड़ा अचीवमेंट था और रविंद्र कौशिक के लिए बड़ा अचीवमेंट था। जब रविंद्र कौशिक लगातार जानकारियां भेज रहे थे तो कहते हैं कि उस समय रविंद्र कौशिक के द्वारा भेजी गई जानकारियों की बदौलत भारत के 20 से 25 हजार सैनिकों की जान जो है वो बचाई जा सकी। और उस समय लगातार दोनों ही देश न्यूक्लियर पर रिसर्च कर रहे थे। अपनी न्यूक्लियर जो पावर है उसे बढ़ाने का भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपनी ओर से पूरे प्रयास कर रहे थे। जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर स्टेशन था उससे जुड़ी हुई अहम जानकारी भी रविंद्र कौशिक लगातार भारत भेज रहा था, जिससे की वजह से पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो लगातार डिले होते गया और लगातार उस पर उन्हें नाकामयाबी मिलती गई। तो इस प्रकार की जो अहम जानकारी थी वो भारतीय खुफिया एजेंसी तक पहुंचने लग गई थी, क्योंकि अब रविंद्र कौशिक एक बड़े पद पर पाक आर्मी में जा चुके थे। और यहाँ तक कि क्योंकि अब रविंद्र कौशिक को यहाँ पाक आर्मी में टेलर का काम करने वाला एक व्यक्ति, जिसकी एक बेटी थी अमानता, उससे रविंद्र कौशिक को लव हो जाता है, प्यार हो जाता है। और रविंद्र कौशिक अब उस अमानता से शादी करने वाले थे, शादी करना चाहते थे। लेकिन क्योंकि आप रो के एजेंट हैं, आप बिना रो की जानकारी के, बिना रो की अनुमति के आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। RNW जब तक आपको अनुमति नहीं दे तब तक आप वहाँ शादी नहीं कर सकते हैं। तो रविंद्र कौशिक किसी जरिए RNW तक अपना मैसेज भिजवाते हैं कि अगर मुझे यहाँ लॉन्ग टर्म रहना है, लोगों की नज़रों से बचकर रहना है, लोग, सोसाइटीज़ के लोग मेरे पर शक ना कर पाए, उससे बेहतर है कि मुझे यहाँ किसी एक लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। और ये अमूमन होता है कि जब लॉन्ग टर्म के लिए कोई एजेंसी अपना जासूस किसी दूसरे देश में भेजती है तो उसे वहाँ शादी भी करनी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, लेकिन उसका जो मेन फोकस होता है, मेन जो टारगेट होता है वो अपने देश के लिए जानकारी एकत्रित करना होता है। ऐसे नहीं कि आप प्यार में पढ़ करके अपना जो मूल कर्तव्य हैं उसे ही भूल बैठे। क्योंकि रविंद्र कौशिक जब यहाँ से पाकिस्तान गए थे तो परिवार के लोगों को ये बता करके गए थे कि उनकी जो नौकरी है, उनकी जो कंपनी है, जिस कंपनी में दिल्ली में उन्हें नौकरी लगी है, वो कंपनी, उनका ट्रांसपोर्ट सऊदी अरेबिया, दुबई कर रहे हैं, सॉरी, उनका जो ट्रांसपोर्ट है वो दुबई हो गया है और अगले कुछ सालों के लिए वो दुबई जा रहे हैं। तो परिवार ने शुरुआती ना नुक्कर के बाद में रविंद्र कौशिक को अनुमति दे देते हैं कि चलो बच्चा, अच्छी नौकरी लगी है, इसकी बड़ी कंपनी में नौकरी लगी है तो दुबई जा रहे हैं, चलो 1-2 साल की बात है, उसके बाद में सेटल हो जाएंगे, हो सकता है वापस ट्रांसपोर्ट इंडिया हो जाए। तो वो परिवार अनुमति दे देता है। लेकिन रविंद्र कौशिक जो अब नबी अहमद साकिर बन चुका था वो पाकिस्तान चला जाता है। उसके बाद में उन अमानत से उसकी शादी हो जाती है, शादी के बाद में एक बच्चा भी होता है। अब रविंद्र कौशिक, उन्हें लगातार 2 साल पाकिस्तान में हो चुके होते हैं। अब साल आता है 1981 का। 1981 में रविंद्र कौशिक के छोटे भाई की शादी होने वाली थी।
अब क्योंकि उस समय फ़ोन वगैरह इस प्रकार की सहूलियत थी नहीं, तो कागज़ के जरिए, खत के जरिए एक दूसरे से संवाद उस समय हुआ करता था। तो रविंद्र कौशिक को कहीं ना कहीं RNW के अधिकारियों के जरिए ये खबर पहुंचा दी जाती है कि आपके छोटे भाई की शादी होने वाली है। और रविंद्र कौशिक जब पाक आर्मी में था तो वो अपने परिवार को लगातार खत भेज रहा होता था, और जब यहाँ से परिवार उन्हें खत रिटर्न भेजता, वो दुबई के एक किसी एड्रेस पर जाता, और दुबई के एड्रेस से वो खत रविंद्र कौशिक तक पहुंचाना RNW के लोगों का काम था। क्योंकि रविंद्र कौशिक अपने छोटे भाई से बेहद ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए रविंद्र कौशिक किसी भी हालत में इस शादी में आना चाहते थे, शादी में सम्मिलित होना चाहते थे। जब RNW के अधिकारियों को यह बात पता चली कि रविंद्र कौशिक जो नबी अहमद साकिर हैं, वो इस शादी में किसी भी हालत में आना चाहता है। अब क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तकरार थी वो जग जाहिर थी, तो सीधे पाकिस्तान से इंडिया, और वो भी पाक आर्मी का एक उच्च अधिकारी उस समय की सिचुएशन में नहीं आ सकता था। क्योंकि हर देश की जो जांच एजेंसियां होती हैं, जो खुफिया एजेंसी होती हैं, वो दूसरे देश में तो अपने एजेंट भेजती हैं, बल्कि अपने ही देश में अपने ही लोगों की जासूसी भी उन्हें करनी होती है कि कहीं ये दुश्मन देश से मिले हुए तो है नहीं। तो ये जो नबी अहमद साकिर हैं, ये सीधे पाकिस्तान से भारत नहीं आ सकते थे, क्योंकि अगर वो सीधे पाकिस्तान से भारत आते तो सीधे तौर पर वो ISI की नज़र में आ जाते। क्योंकि एक पाकिस्तान की सेना का बड़ा अधिकारी क्यों इंडिया जा रहा है एक शादी में सम्मिलित होने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं उनकी नज़रों में आ जाते, और जब नज़रों में आ जाते तो आपका पकड़ा जाना लगभग तय था। तो RNW के जो अधिकारी थे, जो एजेंट थे, वो इस बात को भली भांति जानते थे, भली भांति इस बात से वाकिफ थे कि कहीं ना कहीं जो अपनी एजेंसियां होती हैं वो अपने ही लोगों की जासूसी करती हैं। इस बात का अच्छी तरह से भान RNW को था। तो वो रविंद्र कौशिक तक एक मैसेज भिजवाते हैं कि आप उम्रा करने के बहाने सऊदी अरेबिया आइए, हज जिसे उम्रा भी बोला जाता है। तो इधर नबी अहमद साकिर उम्रा करने के बहाने पाकिस्तानी आर्मी में एक अर्जी लगाते हैं छुट्टी की। उन्हें कुछ दिनों की छुट्टी मंजूर कर दी जाती है कि उम्रा के नाम पर आपकी छुट्टी मंजूर हो जाती है, क्योंकि हज को मुस्लिमी समाज में एक बड़ा ओहदा प्राप्त है। तो अगर कोई आपका साथी, आपका सैनिक हज के लिए जा रहा है तो आप उसे रोक नहीं सकते, वो पाप आप नहीं ले सकते, इस प्रकार की मान्यता है। तो उसके बाद में जो नबी अहमद साकिर हैं वो हज करने उम्रा आ जाते हैं, सऊदी अरेबिया आ जाते हैं। उसके बाद में RNW अपनी हैसियत पर, अपनी सहूलियत पर उसे दुबई लेकर के जाती है, और दुबई से उसे इंडिया लेकर के आती है। यानी किसी को कुछ भी कानो कान खबर ना हो कि जो नबी अहमद साकिर हैं, जो पाकिस्तान से उम्रा करने के लिए सऊदी अरेबिया आया है, वो आज इंडिया की यात्रा पर है। यह बात कहीं लीक नहीं होनी चाहिए। और नबी अहमद साकिर अपने भाई की शादी में, जो रविंद्र कौशिक हैं, वो गंगानगर आते हैं, शादी अटेंड करते हैं। और जब गंगानगर रविंद्र कौशिक आते हैं तो उनके जो पिता हैं, उनके जो परिवार के अन्य मेंबर है, वो उनसे कहते हैं कि ये जो आपके छोटे भाई हैं, इन्होंने शादी कर ली है, तो आपको भी अभी शादी कर लेना चाहिए। अपनी कंपनी से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर के हम अच्छी सी लड़की देख लेते हैं, तो उनसे शादी कर लेते हैं। नबी अहमद साकिर वो कहते हैं कि मैंने अपने पिताजी से कहते हैं कि मैंने दुबई में एक लड़की से शादी कर ली है, वो एक सामान्य परिवार की है, और उसको बच्चा तक होने वाला है। जब ये बात परिवार के लोग सुनते हैं तो एक बार तो उन्हें नाराज़गी होती है कि परिवार के बच्चे ने, बड़े लड़के ने बिना बताए शादी कर ली, और शादी भी कर ली और बच्चा तक होने वाला है, और उन्हें परिवार के लोगों को खबर तक नहीं है। लेकिन उसके बाद में वो अपने बच्चे की भलाई के लिए उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और रविंद्र कौशिक को यह सलाह देते हैं कि अपनी पत्नी को जल्दी से भारत ले आइए, क्योंकि बच्चा होने वाला है, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, और अपना भी अपनी कंपनी से कह करके ट्रांसपोर्ट इंडिया में करवा ले। लेकिन परिवार को तनिक भी संदेह नहीं होता है कि रविंद्र कौशिक जो बोल रहा है वो आधा झूठ बोल रहा है, आधा सच बोल रहा है, क्योंकि इस प्रकार के डिपार्टमेंट से, इस प्रकार के कार्यों से जुड़े हुए व्यक्ति कभी भी अपनी सच्चाई किसी को नहीं बताते हैं। RNW के जो भी एजेंट होंगे, जो कि अधिकारी होंगे, वो क्या काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, किस मिशन पर काम कर रहे हैं, वो अपने परिजनों तक
कोई किसी भी चीज़ की जानकारी कभी भी शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को गोपनीय रखना इनके लिए बेहद ज़रूरी होता है। इनके लिए राष्ट्रीय सर्वोपरि होता है, राष्ट्रीय से सर्वोपरि कुछ नहीं होता है। तो रविंद्र कौशिक अभी शादी में शामिल होकर के वापस वाया दुबई, वाया सऊदी अरेबिया होते हुए वापस पाकिस्तान चले जाते हैं। पाकिस्तान जाने के बाद में वो ज्वाइन कर लेते हैं। अब लगातार रविंद्र कौशिक जो नबी अहमद साकिर के रूप में मेजर के पद पर पाक आर्मी में तैनात थे, वो अहम जानकारी, अहम दस्तावेज लगातार RNW को भेज रहे थे, जिससे कि RNW और भारतीय सेना पाकिस्तान से हमेशा 2 कदम आगे रहती। बहुत सारी चीज़ों पर रविंद्र कौशिक ने अहम से अहम जानकारी जो कभी लीक नहीं हो सकती थी, उन जानकारियों को भारत तक पहुंचाया। उसके बाद में रविंद्र कौशिक को ब्लैक टाइगर के नाम से भी जाना जाने ये जो तगमा दिया था, ये जो खिताब दिया था, उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। यानी इतनी रविंद्र कौशिक की हैसियत थी कि प्रधानमंत्री स्वयं उनसे प्रभावित होती हैं और उन्हें ब्लैक टाइगर जैसा एक बड़ा खिताब, बड़ा तगमा देती थी। अब 1983 RNW के एजेंट एक अन्य जासूस को नबी अहमद साकिर की हेल्प के लिए, उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट भेजने के लिए एक अन्य एजेंट को वहाँ से भेजते हैं। और जैसे ही वो पाक बॉर्डर क्रॉस करता है, पाक आर्मी के लोग उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। और जिस नए जासूस को भेजा था उनका नाम था इनायत अली। तो इनायत अली अब पाक खुफिया विभाग की गिरफ्त में आ चुका था। जब पाकिस्तान के लोग उन्हें गिरफ्तार करते हैं, उनसे कड़ी पूछताछ करते हैं, तो इनायत अली हैं वो टूट जाता है। वो अपनी तो पोल खोलता ही खोलता है। वो कहता है कि मैं इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा भेजा गया एक जासूस हूँ, जो पहले से एक जो जासूस आपके यहाँ काम कर रहा है उनसे मुझे मिलना है, उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट जो हैं वो देने हैं। अब इनायत अली रविंद्र कौशिक की सारी जो पोल हैं वो वहाँ खोल देते हैं। वह कहते हैं कि जासूस तो जासूस, वो आपकी आर्मी में मेजर के पद पर पोस्टेड है और उनका जो नाम है वो नाम है नबी अहमद साकिर। जब पाकिस्तान के लोग उनसे ये बात सुनते हैं तो उनको पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि किसी दुश्मन देश की एजेंसी का एक एजेंट आपकी आर्मी के मेजर की पोस्ट पर तैनात है, जो आपकी दुश्मन देश का एक एजेंट है, और वो लगातार आपसे जुड़ी हुई अहम जानकारियां, अहम डॉक्यूमेंट आपके दुश्मन देश के लोगों तक पहुंचा रहा है लगातार, जिसकी वजह से आप लगातार 2 कदम पीछे रह रहे हैं अपने दुश्मनों से। यह बात जब पाकिस्तान के ऑफिसर सुनते हैं तो वो हक्का बक्का रह जाते हैं। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं होता कि आखिर ऐसा संभव है, हमसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई कि हमारे दुश्मन देश का एक एजेंट हमारी आर्मी की मेजर पोस्ट तक पहुंच गया है। यहाँ पाक आर्मी एक चाल चलती है। जो एजेंट पकड़ा गया था इनायत अली, उन्हें कहती हैं कि तू 24 घंटे हमारी नज़रों में रहेगा, तुझे जो काम सौंपा गया है उसे तू कर। क्योंकि यहाँ रविंद्र कौशिक को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, उन्हें केवल इतनी जानकारी थी कि एक एजेंट आने वाला है और उनसे इस दिन आपकी मुलाकात तय है। क्योंकि ये सब जो चीज़ें होती थी ये मैसेजों के जरिए होती थी, कोडवर्ड के जरिए होती थी। तो जब रविंद्र कौशिक की नबी अहमद शाह की इनायत अली के साथ में जो मीटिंग फिक्स थी वो कराची के जिन्ना पार्क में फिक्स थी। जिन्ना पार्क में फ्राइडे का दिन था, जुम्मे का दिन था, जिस दिन आम लोग जो पार्क में हैं वो बहुत कम आते हैं, क्योंकि लोग सुबह सुबह नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। तो पार्क में भीड़ भाड़ जो होती है वो जुम्मे के दिन, शुक्रवार के दिन बहुत कम होती है। तो शुक्रवार की सुबह के 7:30 बजे इनायत अली को नबी अहमद साकिर से मिलना था, वो डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करने थे। अब इनायत अली एक बेंच पर बैठा हुआ इस इंतजार में है कि कब नबी अहमद साकिर पार्क में पहुंचे। तय समय पर नबी अहमद साकिर पार्क में पहुंचता है। पार्क में पहुंचने के बाद में वो इस तरह से बेंच पर बैठता है कि जो 2 अनजान व्यक्ति हैं, जो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, जिस प्रकार से हम पार्क में देखते हैं कि एक ही बेंच पर 2 लोग बैठे हैं लेकिन दोनों बात नहीं कर रहे होते हैं, एक का मुंह इधर है, दूसरे का मुंह इधर है, कोई जान पहचान नहीं है। इस प्रकार की जो एक्टिंग है ये दोनों लोग वहां कर रहे थे। दोनों को अच्छी तरह से मालूम था कि दोनों का जो मकसद है वो एक है। अब जब तय समय पर कुछ कोड वर्डों में ये दोनों के मुंह उस साइड होते हुए भी बात कर रहे होते हैं, और ये इनायत अली कुछ डॉक्यूमेंट अपने बैग से, जेब से निकाल करके नबी अहमद साकिर के हाथों में हैंडओवर करते हैं। जैसे ही डॉक्यूमेंट नबी अहमद साकिर के हाथों में आते हैं, पाक आर्मी के पहले से जो जवान घात लगाए बैठे थे उन्हें वहां रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेते हैं।
अब रविंद्र कौशिक की जो पोल थी वो पूरी खुल चुकी थी। अब नबी अहमद शाकिर का जो किरदार था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। जब रविंद्र कौशिक की पोल खुल जाती है, रविंद्र कौशिक अपने एक साथी की गलतियों की वजह से पकड़े जाते हैं, उसके बाद में रविंद्र कौशिक पर अगले 16-18 सालों तक जो अत्याचार हुआ है, जो टॉर्चर हुआ है, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। रविंद्र कौशिक गिरफ्तार होने के बाद में आर्मी कोर्ट में ट्रायल चलता है और उस ट्रायल में उन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। जब फांसी की सजा दे दी जाती है तो बहुत सारी जेलों में रविंद्र कौशिक को रखा जाता है। जैसे कोट लखपत राय की जेल में उन्हें रखा गया, सियालकोट की जेल में उन्हें रखा गया, मियांवाली की जेल में उन्हें रखा गया। लगातार उन पर टॉर्चर किया गया, बर्फ की सीढ़ियों पर उन्हें सुलाया गया, कई दिनों तक खाना नहीं दिया गया, कई दिनों तक आपको सोने नहीं दिया जाता था। हाथ और पैर बांध करके, आपके पूरे शरीर को बांध करके आपको खड़ा रखना पड़ता था, उसको खड़ा रखा जाता था। जैसे कि उसको नींद आ रही थी, लेकिन इतना अंधेरा होता था कि उसे यह भी मालूम नहीं होता था कि दिन है कि रात है। नखून नोच करके निकाले जा रहे थे, नखून में कीले ठोके जा रहे थे, लेकिन रविंद्र कौशिक ने अपने देशभक्ति के जज्बे को इस कदर जिंदा रखा, इस कदर वो टॉर्चर सहते रहे। लेकिन कहते हैं कि उन्होंने एक भी वो जानकारी जो इंडिया के साथ में उन्होंने शेयर की थी, वो एक भी उन्हें पाक ऑफिसर को नहीं बताई कि ये जानकारी उन्होंने इंडियन लोगों के साथ में शेयर की है। यानी कुछ भी उन्होंने, बहुत कुछ मार सही, बहुत टॉर्चर सहा, लेकिन अपने देश के प्रति उनका जो जज्बा था, उन देशभक्ति के प्रति उनका जो जज्बा था, उनका जो जुनून था, उसने सारी हदें वो पार कर ली थी। वो कभी नहीं टूटे। उन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मैंने आपकी आर्मी से जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंट है वो इंडियन आर्मी के साथ में कभी शेयर किए हो। लेकिन उसका एक जो साथी जो जाता है, मामूली सी टॉर्चर के बाद में टूट जाता है, वो अपनी भी पोल खोलता है। उसके बाद में अपने जो साथी जो पिछले अगले 5 सालों से अहम जानकारियां भारत के लोगों तक भेज रहा था, उन्हें भी गिरफ्तार करवा देता है। तो इस प्रकार से रविंद्र कौशिक की जो पोल है वो पाकिस्तान में खुल जाती हैं। उसके बाद में अगले 18 सालों तक लगातार वो टॉर्चर सहते हैं। न जाने कितनी बीमारियां इस अवधि में उन्हें जकड़ लेती हैं, टीबी तक उन्हें हो जाती हैं, दिल का दौरा तक उन्हें पड़ जाता है। और उसके बाद में दिल का दौरा पड़ने की वजह से रविंद्र कौशिक 2001 में रविंद्र कौशिक अपने प्राण त्याग देते हैं। और दोस्तों देखिए कि इस कदर देशभक्ति के जुनून में डूबे हुए व्यक्ति को अंतिम समय में अपने देश की मिट्टी तक नसीब नहीं होती हैं, अपने वतन की जमीन तक नसीब नहीं होती हैं। उसका जो अंतिम संस्कार किया जाता है वो भी पाकिस्तान में किया जाता है। परिवार लगातार भारत सरकार से ये मांग करता रहता है कि रविंद्र कौशिक को छुड़वाया जाए। जब रविंद्र कौशिक जेल में लगातार यातनाएं सह रहे थे तो परिवार के लोग लगातार सरकारों से ये मांग करते थे कि रविंद्र कौशिक को किसी भी तरह से भारत तक ले आया जाए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत सारे जासूस जब एक दूसरे के देश में पकड़ लिए जाते हैं तो सरकारों को ये होता है, अदला बदली सरकारें करती हैं कि अपने जासूस हैं वो छोड़ देती हैं, दूसरे जासूस ले आती हैं। लेकिन भारत सरकार ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि रविंद्र कौशिक नाम का कोई जासूस पाकिस्तान में पकड़ा गया है। एक बार रविंद्र कौशिक अपने वहाँ से, क्योंकि वो खत लगातार लिखते रहते थे अपने परिवार के लोगों को, तो रविंद्र कौशिक खत लिखते हैं। जो रविंद्र कौशिक के पिता हैं उन्हें उससे पहले बिल्कुल मालूम नहीं था कि उनका बेटा जो है वो पाकिस्तान की किसी जेल में बंद है। रविंद्र कौशिक एक बार खत लिखते हैं, खत रविंद्र कौशिक के पिता के हाथों में आता है और जैसे ही रविंद्र कौशिक के लिखे हुए खत को उनके पिता पढ़ते हैं और जैसे ही पढ़ते ही उन्हें दिल का दौरा पड़ता है और उनकी उसी समय मौत हो जाती है। जैसे ही उनकी मौत होती है परिवार में कोहराम सा छा जाता है और वो खत क्योंकि उर्दू में लिखा हुआ था और उर्दू उस परिवार में केवल रविंद्र कौशिक के पिता को आती थी, बाकी किसी सदस्य को उर्दू नहीं आती थी। तो वो खत जो है एक कोने में ऐसे ही पड़ा रह जाता है। जब सारे क्रियाक्रम हो जाते हैं तो परिवार की किसी सदस्य की नज़र उस मुड़े हुए खत पर पड़ती है। जब वो खत को खोल करके देखते हैं तो खत उर्दू में लिखा था। जब परिवार के लोग कहते हैं कि हमारा उर्दू में लिखने वाला, हमें उर्दू में लिखने वाला हमारे कोई पहचान का है नहीं, तो खत में क्या लिखा है किसी को कुछ मालूम नहीं था। तो गंगानगर के ही किसी मौलाना के पास में ये परिवार के लोग जाते हैं, उन्हें खत के बारे में बताते हैं, खत में क्या लिखा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मौलाना जैसे ही खत की एक एक लाइन पढ़ रहे होते हैं, परिवार के सभी लोग अपने आप से टूट रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, क्योंकि परिवार के सभी लोगों को पहली बार मालूम चल रहा था कि हमारा जो लाडला है वो दुबई में ना होकर के पाकिस्तान की किसी जेल में बंद है। और जैसे ही उस खत में ये लिखा होता है कि आप होम सेक्रेटरी से जाकर के मिलिएगा, उनसे बात करिएगा। परिवार के लोग दिल्ली जाते हैं, होम सेक्रेटरी से मिलते हैं। तमाम तरह के जो एक परिवार को प्रयास करने चाहिए अपने परिवार के सदस्य के लिए, तो वो तमाम प्रयास
ये रविंद्र कौशिक का परिवार भारत सरकार से करता है, गुजारिश करता है, RNW के अधिकारियों के आगे गुजारिश करता है, लेकिन कुछ भी उनकी सुनी नहीं जाती है, उन पर कोई अमल नहीं किया जाता है। और उसके बाद में रविंद्र कौशिक एक लंबी पीड़ा के बाद में उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है। और उसके बाद में कहते हैं कि कुछ 500,000 रुपये रविंद्र कौशिक के परिवार को सहायता के तौर पर हर महीने मिलता भी था, जो 2006 के बाद में बंद हो गया। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसे जासूस की कहानी जिसने अपने देश के लिए अपने आप को बलिदान किया, अपने देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया, अपने देश के प्रति उसने न जाने कितनी यातनाएं सही, कितनी पीड़ाएं सही, लेकिन उस समय की सरकारों ने रविंद्र कौशिक पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई अमल नहीं किया, जिसकी वजह से रविंद्र कौशिक ने एक बार खत में यह भी लिखा था कि अगर मैं अमेरिका का जासूस होता, अमेरिका के लिए जासूसी कर रहा होता और इस जेल में बंद रहा होता, तो मुझे 3 दिनों में अमेरिका की गवर्नमेंट जो है वो छुड़ा करके ले जाती। भारत जैसे इतने बड़े देश के लिए अपने आप को बलिदान कर देना, इस प्रकार की जासूसी करना अपने आप को मौत के मुंह में धकेलने के बराबर था। उस समय पाकिस्तान जाना अपने आप को मौत के मुंह में धकेलने के बराबर था, लेकिन रविंद्र कौशिक के अंदर जुनून इतना था कि उसने ये एक्सेप्ट किया और पाकिस्तान गए भी हो और अपने देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपना व अपनों का ख्याल रखते हुए जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।